Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये आज का जो हमारा जो चैप्टर है इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा किसी भी चैप्टर का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप बता सकते, पूछ सकते, वो ज्वाइन करके रखना ज़रूर, ठीक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है, दैट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। उसमें मैंने परसेप्शन एंड अटेंशन पढ़ाया था। जो बाकी जो टर्म्स है दैट्स मतलब लाइक थिंकिंग है और इंटेलिजेंस है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको एक बात बताऊंगा, देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, बट टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा दिया है, मतलब इस कंप्यूटर सिलेबस जितना है उसमें भी है, बट एक्स्ट्रा भी दिया है फिर जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले सिलेबस देखा करो, उसके बाद पढ़ा करो टेक्स्ट या कोई भी या ना लेक्चर आप देखो, बट पहले सिलेबस देखा करो हमारे सिलेबस में है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे थिंकिंग में आपकी वहाँ पे डेफिनेशन मिलेगी, मीनिंग मिलेगी, ठीक है, सिलेबस में। उसके बाद टाइप्स और लेवल्स ऑफ थिंकिंग, बस इतना ही। बट आप फिर मतलब थ्योरीज भी पढ़ते हो जिस तरह बुक्स में दी है, बट वो नहीं पढ़ना, पहले सिलेबस देखा करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो हेडिंग होती है ना सिलेबस की, अल्लाह कसम मैंने खुद देखा है, तो उसी हेडिंग के हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो पहले सिलेबस देखा करो, उसके बाद आप मतलब कोई भी लेक्चर देखा करो या बुक पढ़ा करो, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस के बाहर में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थिंकिंग और इंटेलिजेंस, ठीक है। ये दो कॉग्निटिव प्रोसेस है या एंड दीज टर्म्स आर इन दिस चैप्टर, दैट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। पहले हम देखेंगे किसके बारे में, थिंकिंग के बारे में, ठीक। देखो थिंकिंग आपको पता ही होगा थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी डिफिनीशन भी आपको आएगी, बट हम साइकोलॉजिकल थिंकिंग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, thinking is an activity which consists essentially of a connected flow of ideas which are directed towards some purpose। मतलब थिंकिंग, हम जब थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है विद ईच अदर। हम क्यों थिंकिंग कर रहे हैं, ताकि जो हमारा गोल है हम इसको कैसे अचीव करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हमारे हमारे मकसद जो है, हमारे हॉबीज जो है, उनको कैसे हम फुलफ़िल करें, उनको कैसे हम अचीव करें, ठीक है। तो उन कनेक्टेड फ्लो ऑफ आइडियाज़ को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग, ठीक। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम देखेंगे, ठीक है। Capacity to think is considered to be one of the most distinctive features of human beings। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि बाकियों में नहीं होता है, कि कैपेसिटी टू थिंक, मतलब इनमें कैपेसिटी होती है सोचने की, थिंकिंग की, ठीक है। ये वन ऑफ द मतलब डिस्टिंक्ट फीचर है किनका, ह्यूमन बींग्स का। The term thinking is often used to mean many kinds of psychological activities such as recalling। मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं कि थिंकिंग ऐसे भी हो सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल रिकॉल करेंगे पास्ट जो हमारे मतलब हमारे साथ जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ उसको हम रिकॉल करेंगे। तो होते हैं ना, सोचते हैं हम, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये सब हुआ, ठीक है। तो उसी को हम मतलब इन टर्म्स क्या कहते हैं, थिंकिंग, ठीक। या रिकलेक्ट करना पास्ट की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इमेजिनिंग, डे ड्रीमिंग, परसेप्शन एक्स्ट्रा, जब हम इनको रिकॉल करते हैं तो हम क्या बोले, हम थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। Sometimes the term thinking is used to mean the process of solving problems। या कभी हम फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो हम क्या करें, हम थिंकिंग करने लगते हैं, ताकि जो ये प्रॉब्लम है इसको क्या कर सकेंगे, हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशंस देखेंगे। यहाँ पे पहली डेफिनेशन ही किसने दी थी, वुडवर्ड ने। इसने क्या बोला, थिंकिंग इज मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। थिंकिंग ऐसी मतलब मेंटल एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं एक प्रॉब्लम को। ये डेफिनेशन किसने दी, वुडवर्ड ने, ठीक है। ये इजी चैप्टर है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इजी आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दी, गेर्रिट ने। इसने क्या बोला, थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिक्ट अंडरस्टैंड बट नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब थिंकिंग क्या, हम अंडरस्टैंड कर ले बट एक्सप्रेस मत करते हैं उसको, ठीक है। तो हम सोचते हैं ये सब हुआ, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसको क्या करेंगे, थिंकिंग अंदर से सोचेंगे, सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे दिमाग में, ठीक है, बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड हिडन
and in which symbols, images, ideas and concepts are ordinarily employed। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं इमेजेस का या आइडियाज़ का या कॉन्सेप्ट्स का, हम इनमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्बल, जिसने यहाँ पे बोला है, सिम्बल इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मतलब नज़रअंदाज करते हैं, फिर जाके हम मतलब थिंक कर सकते हैं, एक जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, पहला जो टाइप है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, इसमें 2 4 5 टाइप्स है। पहला जो टाइप है, ठीक है, दैट्स परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है, हम अब ये देखेंगे। कंक्रीट थिंकिंग इज द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। कंक्रीट थिंकिंग होता है मतलब इसमें हम थिंकिंग करते हैं, इज द परसेप्शन, इसमें परसेप्शन मैंने पढ़ाया आपको, परसेप्शन क्या होता है, ऑफ एक्चुअल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, या मतलब जितने भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक्चुअल इवेंट्स होते हैं हमारे साथ, उनके बारे में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। उस वाले थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। ठीक, it's one dimensional and lateral thinking which has limited use of metaphor without understanding nuances of मीनिंग। nuances मतलब देखो यहाँ पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिटिल डिफरेंस ऑफ मीनिंग, मतलब nuances मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि लिटिल डिफरेंस। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ भी आप ये भी लिख सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिटिल डिफरेंस ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो ये सब इसमें हम करते हैं। ठीक, being the simplest form of thinking, small children are mostly benefited by this type of thinking। मतलब ये जो concrete thinking है, it's the simplest form of thinking, तो जो small children है, ठीक है, they are mostly benefited by this type of thinking। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग, दैट्स कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको समझ आया होगा ये क्या होते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें हम एक्चुअल, इसमें मतलब ज़रूरत नहीं लगती है कि हम परसेप्ट करेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह हम उसमें करते थे ये ना कंक्रीट में, उसमें हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट या एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो होते थे उनको हम परस्यू करते हैं, बट इसमें हम परस्यू नहीं करते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एज इट मेक्स द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं, इसमें हम वो थिंक करते हैं। ठीक, इट्स सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग। ये क्या है, सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग क्यों है, एज इट इकोनोमाइजेज द एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग, हेल्प अस इन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। इसमें हम जब हम इसको मतलब थिंक करते हैं इस वाले थिंकिंग को, ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमें ये मदद मिलता है कि हम कोई भी चीज़ फिर डिस्कवर कर सकते हैं इसकी वजह से, या कोई न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं इस वाले थिंकिंग की, इस वाले मतलब टाइप ऑफ थिंकिंग की वजह से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइप, दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। इट रिफर्स टू द एबिलिटी फॉर ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक, टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग न्यू। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग हम तब करते हैं जब हमें कोई मतलब नया चीज़ क्रिएट करना होगा, या कोई भी मतलब नया चीज़ डिस्कवर करना होगा, तो हम उस वक्त कौन सी थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, is the ability to integrate the various elements of the situation into a harmonious whole to create something new। मतलब ये ऐसी एक एबिलिटी है जिसमें हम मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जो फॉर एग्जांपल हमारे लिए मतलब उसको सॉल्व सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, हार्मोनियस होगा, तो हम उस वक्त कौन सी थिंकिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, क्रिएटिव थिंकर्स और ग्रेट बून्स टू द सोसाइटी। जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ये मतलब एक बून्स होते हैं एक सोसाइटी में। बून्स वो नहीं कि बून्स मतलब ये होते हैं, बोलते हैं ना, मतलब दे आर द एजेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, एज दे एनरिच द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, देयर आर 5 कॉमन स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको नहीं पढ़ने हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, बट आपको खाली क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ने, स्टेजेस यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप, दैट्स लोकल थिंकिंग और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आपको पता होगा, रीजनिंग क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल थिंकिंग। इट्स द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर रीजन्स। ठीक है, फॉर बिलीफ्स, कंक्लूजन्स, एक्शंस और फीलिंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, रीजन्स मतलब ढूंढते हैं। ठीक है, रीजनिंग में फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे रीजनिंग क्वेश्चंस, उनको हम क्या करते हैं, रीजनिंग ऐसे होती है जिनमें हम रीजन्स ढूंढते हैं। ठीक है, फॉर बिलीफ्स, कंक्लूजन्स के लिए, एक्शंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। ठीक,
इट्स प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक, इट्स द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। हम क्या करते हैं इसमें कंक्लूजन ड्रा करते हैं जो किसके बेस होते हैं, एविडेंस के बेस होते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड थिंकिंग इन विच द थॉट, यहाँ पे थॉट लिखना, प्रोसेस इज डायरेक्टेड कॉन्शियसली टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, इट्स द फॉर्म ऑफ कलेक्टेड कंट्रोल्ड थिंकिंग। ठीक है, इसमें यह एक फॉर्म होती है किसकी, कंट्रोलिंग थिंकिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम थॉट्स मतलब लगाते हैं, जो डायरेक्टेड होते हैं किसकी तरफ, जो हमारा सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का उसकी तरफ होते हैं डायरेक्टेड। ठीक है, रीजनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग जो है इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग टू फाइंड आउट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढते हैं किसकी वजह से, रीजनिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ टाइप दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ टूल बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम और टू अचीव अ गोल। मतलब इट्स अ टूल, ये टूल है। देखो प्रॉब्लम जो सॉल्व है ये एक टूल है। क्यों एक टूल है, क्योंकि इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इसकी वजह से हम मतलब जो कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और टू अचीव अ गोल, जिसकी वजह इसकी वजह से हम एक गोल जो हमारा होता है वो भी अचीव कर सकते हैं। इट्स ए स्किल, ये स्किल भी है। देखो टूल भी है और स्किल भी है। स्किल क्यों है, बिकॉज वंस यू हैव लर्नड इट यू कैन यूज इट रिपीटेडली। जब आप ये सीखते हो तो उसके बाद आप मतलब ये कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट्स आल्सो ए प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज। ये एक प्रोसेस भी है। देखो टूल भी है, ठीक है, टूल भी है, मैंने आपको बोला इट्स ए टूल, इट्स ए स्किल एंड इट्स आल्सो ए प्रोसेस। प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज आते हैं। ठीक, एवरी टाइम व्हेन यू यूज स्ट्रेटजीज, हम अभी पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज नीचे। ठीक है, एवरी टाइम व्हेन यू यूज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब भी आप यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये वाले थिंकिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से जितने भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उनको सोल्यूशन मिलेगा, और आपके जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ठीक, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कैसे हम जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अपनानी है। पहले जो है दैट्स आपने पढ़ा होगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, कंटिन्यू ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशंस अंटिल प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है, मतलब ट्राई करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें मतलब कंटिन्यूसली जब हम ट्राई करेंगे एक ना एक मतलब वक्त पे हमें उसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, जो उस प्रॉब्लम के लिए फार्मूला होगी तो उसको हम यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद ह्यूरिस्टिक, इसमें हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। इसमें हम मतलब जनरली जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इसमें हम करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट इसका टाइप है दैट्स डायरेक्टेड एंड नॉन डायरेक्टेड, ठीक है, थिंकिंग। इनडायरेक्टेड थिंकिंग पर्पस गोल्स एंड प्रॉब्लम्स और सॉल्व थ्रू लॉजिक रीजनिंग एक्स्ट्रा। जो डायरेक्टेड थिंकिंग होती है इसमें जो हमारा पर्पस होगा, हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं किसकी वजह से, बाय लॉजिक की वजह से या रीजनिंग की वजह से। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसको लॉजिक लगाओ आप क्या आंसर आएगा, तो हम लॉजिक की वजह से डायरेक्ट थिंकिंग में क्या करते हैं, प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन निकालते हैं। बट जो नॉन डायरेक्ट है उसमें हम जो लॉजिक एंड रीजनिंग है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, बाई सिंपल मतलब हम ढूंढ कोई भी लॉजिक नहीं होता है इसमें। ठीक है, कोई भी रीजनिंग नहीं होती है इसमें। ठीक, इसमें नॉन डायरेक्टेड में याद रख लेना। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ थिंकिंग, ये भी आपके चैप्टर में है। ठीक, लेवल्स ऑफ थिंकिंग, Bloom's taxonomy classifies thinking according to 6 cognitive levels of complexity knowledge। इसमें जो levels of thinking है इसमें 6 levels आते हैं। पहले जो level है ये किसने बोला, Bloom's। ठीक है, इसने classify किया levels of thinking into 6 levels। That's first one is knowledge, second one is comprehension, third one is application, fourth one is analysis, fifth one is synthesis, and the last one is evaluation। Now we will proceed one by one। ठीक है, the first level that's level 1 that's knowledge। ठीक है, what do we mean by this level first knowledge? It means it involves recall of facts and information in the forms in which they are learned। इसमें हम क्या करते हैं, it involves recall of facts, इसमें हम recall करते हैं। देखो knowledge ये first level है, ठीक है,
ये किसकी लेवल है, मतलब थिंकिंग की, लेवल्स ऑफ थिंकिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल है नॉलेज, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन जितने भी हमने मतलब पढ़ी होगी, या फैक्ट्स जितने भी हम मतलब पास्ट टाइम हमारे साथ हुए होंगे, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर लर्नड, जिस फॉर्म में हमने उनको लर्न किया है उसी फॉर्म में हमें उनको क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट लेवल। एंड द सेकंड लेवल इज दैट्स लेवल 2 कंप्रहेंशन, लेवल 2 कंप्रहेंशन है, लेवल 2, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्टूडेंट नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड विदाउट रिलेटिंग इट टू अदर मटेरियल और सीइंग इट इन इट्स फ्लोएस्ट मीनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्टूडेंट नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड विदाउट रिलेटिंग टू अदर। फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा है बट उसको ऐसे बातें बोलता है, वो उसको रिलेट नहीं कर पाता है उन बातों को दूसरे किसी मतलब मटेरियल के साथ, किसी चीज़ के साथ। जब हम किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को रिलेट करेंगे ना, कोई भी बात होगी उसको दूसरे बात से रिलेट करेंगे, उसकी वजह से जल्दी अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो स्टूडेंट है वो जानता है कि जो कम्युनिकेटर है वो रिलेट नहीं कर पाता है जो मटेरियल है उनको दूसरे मटेरियल के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, दैट्स लेवल 3, दैट्स एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस। एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कहीं पे फंस जाता है, ठीक है। तो उन वाले सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस का यूज़। इट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, बाय एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब जो हमारी नॉलेज है, जो हमने एक्वायर किया है नॉलेज, उस नॉलेज की वजह से हम सॉल्विंग करते हैं प्रॉब्लम्स को। हम क्या करते हैं, फैक्ट्स की वजह से, जो हम हमारे पास टेक्निक्स होते हैं या रूल्स होते हैं, इन डिफरेंट वेज हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद फोर्थ लेवल, दैट्स लेवल 4 एनालिसिस, ठीक है। इट्स द एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज, मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड फाइंडिंग एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। इसमें हम देखो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इसमें हम लास्ट में एनालिसिस कैसे करते हैं, एग्जामिन करते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी हमने स्टडी किया, जितने भी सॉल्यूशंस हमने निकाले, उन सॉल्यूशंस को लास्ट में एनालिसिस करना, ठीक है। आपको पता होगा एनालिसिस करते हैं, इसको हम एग्जामिन करते हैं, क्या ये क्वेश्चन ठीक है, हमने ये क्वेश्चन ठीक है, इसका सॉल्यूशन ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस। उसके बाद फिफ्थ जो लेवल है इसकी, दैट्स लेवल 5 सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, इट्स कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर इन ए डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ए न्यू पैटर्न टू प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपाइल करते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, उनको हम क्या करते हैं, न्यू पैटर्न में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फिर हम एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसके लिए ढूंढते हैं, ठीक है, जो उसके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद लास्ट जो इसकी लेवल, दैट्स लेवल 6, दैट्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। Evaluation, it's presenting and defending opinions by making judgments about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria। हम इसमें क्या करते हैं, evaluation में हम लास्ट में करते हैं जितने भी मतलब opinions या मतलब judgment हम बनाते हैं, ठीक है। हम judgment करते हैं जितने भी information मतलब वैलिड है, ठीक है, क्या कितनी information वैलिड है, कितनी information क्वालिटिव है, ठीक है, मतलब क्वालिटिवली अच्छी है, ठीक है। जो वो वाली इन्फॉर्मेशन है उसको हम लेते हैं, जो बाकी है मतलब जो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वैलिड नहीं होगी, जो मतलब क्वालिटी नहीं होगी, उसको हम छोड़ देते हैं। उसमें उसको हम किस वाले लेवल में करते हैं, इवैल्यूएशन में। ये हो गया थिंकिंग हमारा ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स कॉग्निटिव प्रोसेस, दैट्स इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस इसमें हम पढ़ने को आएंगे ना, हम देखेंगे अभी, पहले हम मीनिंग हम देखेंगे इसके, इंटेलिजेंस के मीनिंग देखेंगे। ये भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये उसी चैप्टर में, कॉग्निटिव प्रोसेस चैप्टर में, ठीक। पहले हम मीनिंग देखेंगे। इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द क्रूशियल सिंगल वेरिएबल्स विच अफेक्ट स्कूलिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होती है ये आपको पता होगा। देखो इट इज़ वन ऑफ द
क्रूशियल सिंगल वेरिएबल विच अफेक्ट स्कूलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। मतलब इंटेलिजेंस की वजह से जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनकी वजह से उन पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ जाता है। या इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट्स होते हैं, उन पे भी असर पड़ जाता है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इसमें हम इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी होती है, वो कितना एक्वायर कर सकता है नॉलेज या कितना अप्लाई कर सकता है नॉलेज, ठीक है। तो उस वाले बेस में हम क्या कहेंगे, ये जो इंडिविजुअल है ये इंटेलिजेंट है। सक्सेस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड इन प्रोफेशनल, सोशल एडजस्टमेंट्स, पोजीशंस ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, ठीक है। The word intelligence is derived from the Latin verb, ठीक है, Latin verb intelligere, ठीक है, intelligere, which means understanding, आपको पता होगा। In simple words, intelligence is the ability to adopt to and to learn from life's everyday experiences. इंटेलिजेंस मतलब सिंपल वर्ड्स में हम कहें एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो लर्न कर सकता है जितने भी मतलब उसके मतलब डेली लाइफ में एक्सपीरियंसेस होती हैं, ठीक है। उस मतलब जो वाक़ात होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको कैसे वो लर्न करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं एक सोसाइटी में, उनको कैसे वो लर्न करेगा, ठीक है। तो उस वाली एबिलिटी को क्या कहेंगे हम, इंटेलिजेंस। उसके बाद इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक है, इसने क्या बोला, इंटेलिजेंस इज वंस एबिलिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस। मतलब इंटेलिजेंस ऐसी मतलब एबिलिटी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए, किसी इंडिविजुअल के सामने आएगी, उस प्रॉब्लम के साथ उसको डील करना है, उसमें कितनी कैपेसिटी है ताकि उस प्रॉब्लम के साथ, उस सिचुएशन के साथ इफेक्टिवली क्या करेगा, डील करेगा। दूसरी डेफिनेशन किसने दी थी, ये दी थी जेन पाइजेट ने, इसने क्या बोला, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वन सराउंडिंग्स। कैसे हम अपने सराउंड्स को मतलब जो सराउंडिंग्स है हमें मतलब हम कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। मतलब हमारी जो एबिलिटी है वो कैसे हम अपनी जो हमारा सराउंडिंग है उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुक में 3 लिखा था, मैंने यही 3 लिए, ठीक है। पहला जो टाइप है दैट्स एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम डील करते हैं वर्बल सिचुएशंस, ठीक है, यहाँ मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उनके साथ हम इसमें डील करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स को, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जो किन में प्रेजेंट, जो सोल्यूशंस है ना जिनका हम जो प्रॉब्लम्स है ना जिनका हम सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में या डायग्राम्स के फॉर्म में, ठीक है। ये किस में हम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। उसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट्स कंक्रीट इंटेलिजेंस, ability to understand and deal with things as in skilled trades and scientific appliances। इसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस में ability to understand and deal with things as in skilled trades, मतलब जो हमें स्किल करके सीखा है, ठीक है। मतलब ability to deal with the things, ऐसे चीज़ों के साथ, ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करना जो हमारे पास स्किल है उनके लिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास होगी बट उसको हम फार्मूले की वजह से या वर्ड्स की वजह से, नंबर्स की वजह से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, बट हमारे पास जो स्किल्स है उनकी वजह से हम उसका आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन दैट्स सोशल इंटेलिजेंस, इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल। सोशल इंटेलिजेंस मतलब इसमें हम ये ऐसी एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके साथ डील कर पाता है, ठीक है। उसके बाद दैट्स इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन इंटेलिजेंस। देखो आपके बुक में ऐसे भी लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, तो ये दो फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। बाकी भी है सोशल मतलब सोशल हेरिडिटी, बहुत सारे वहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं, बट आपको यही 2 पढ़ने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले सिलेबस देखा करो, ठीक है। आपको पढ़ने हैं फैक्टर्स दैट्स हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये 2 फैक्टर पढ़ने हैं जो कि अफेक्ट किसको करते हैं, इंटेलिजेंस को, ठीक है। पहला जो फैक्टर है दैट्स हेरिडिटरी फैक्टर्स दैट्स नेचर, और जो ये होता है इन्वायरमेंट दैट्स नर्चर, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। ये क्या होता है आपको पता होगा, हेरिडिटरी रिफर्स टू जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल इनहेरिट जेनेटिक कोड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। द जीनोटाइप एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस एंड बिहेवियर विच इज फिनोटाइप। मतलब जो जीनोटाइप आपको पता होगा फिजिकली या फिनोटाइप, ठीक है, आपको पता होगा जो फिनोटाइप होता है दैट्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप मतलब कैसे उसके जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब ये आपने पढ़ा होगा, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा।
द फिनोटाइप इंक्लूड्स हाइट, फिनोटाइप आपको पता होगा फिजिकल डायमेंशंस, हाइट, वेट, आई कलर, ठीक है, या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, ये किस में आता है, फिनोटाइप में। जीनोटाइप आपको पता है, ठीक है। Researchers have found that parents with high IQs, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिन पेरेंट्स के पास ज़्यादा IQ होगा, ये रिसर्चर्स ने फाउंड किया है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ। टेंड टू हैव चिल्ड्रन विद हाई IQ, मतलब जो इनके चिल्ड्रन होंगे उनका भी IQ ज़्यादा होगा, या वाइस वर्सा, मतलब जिनका कम होगा उनके चिल्ड्रन का भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दैट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं, नर्चर, ठीक है। Environment consists of a wide range of stimuli that have influence on intelligence। जो environment होता है इसमें बहुत सारे रेंज होते हैं किसके, स्टिमुलेशंस के, जो कि एक इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पे इन्फ्लुएंस डालता है। A child lives and grows in his environment, it provides him a necessary input and experiential base for intelligent development। मतलब जो जैसे ही एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वो ग्रो कर रहा है उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है, it provides him the necessary input and experiential base for intellectual development। जो एक environment है इसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल का जो intellectual development है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, किसकी वजह से, environment की वजह से। अगर environment खराब होगा उसका intellectual development भी खराब हो जाएगा, अगर ठीक होगा तो उसका intellectual development वो ठीक होगा, ठीक। Enrichment or deficiency of environment would obviously produce differences in his abilities। enrichment और deficiency, अगर मतलब environment ठीक होगा तो उसकी वजह से उसमें differences पैदा हो जाएंगे उसके abilities में, मतलब ठीक वाली, अच्छी वाली। अगर deficiency होगी environment की, मतलब environment खराब होगा तो उसका जो abilities हो गए, ठीक है, उसकी जो abilities होंगे, ठीक है, उसकी जो intelligence होगी वो भी खराब होगी। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स हम इस यहाँ पे जो ये मैंने पेज लिया है यहाँ पे हेडिंग लिख लेना, इसको लिख लेना पेरेंटल इन्वायरमेंट, ठीक है, पेरेंटल इन्वायरमेंट, पेरेंटल इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे इसको, देखो पहला इसमें न्यूट्रिशनल स्टेट्स ऑफ मदर, ठीक है, एंड अंडर नरिशन मदर कैन नॉट प्रोवाइड एडवोकेट न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग बेबी। मतलब इन अंडर नरिशन मतलब जो मदर ऐसी होगी, जो माँ ऐसी होगी कि उसके बाद उतना न्यूट्रिशन नहीं होगी, ठीक है, वो अपने बच्चे को मतलब एडवोकेट न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है, जो उसका ग्रोइंग बेबी होगा। As a result, the baby is likely to be underweight। जो बेबी होता है वो अंडरवेट होता है, एंड मोर ससेप्टेबल टू डिजीज, उसके मतलब डिजीज होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। लेक ऑफ न्यूट्रिशन वुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब डिजीज होंगे या लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है एक चाइल्ड की, वो भी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये क्या था, पेरेंटल दिस एनवायरनमेंट। उसके बाद इसी में सेकंड part, that's emotional states of mother। Anxious and tense mothers are likely to deliver infants who would be irritable and show problems in sleeping and eating। मतलब जो ऐसे मदर्स होते हैं जो सोते नहीं है टाइम पे या ईटिंग खाते नहीं है अच्छे से, तो उसकी वजह से भी मेंटल डेवलपमेंट पे असर पड़ जाता है एक बच्चे पे, ठीक। उसके बाद इलनेस ऑफ द मदर, मैटरनल डिजीज लाइक रिबीलिया, सिम्फिलिस, एड्स होती है माँ में, ठीक है, या डायबिटीज़ हो सकती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर में प्रोड्यूस परमानेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बेबी। इसकी वजह से भी बेबी पे असर पड़ जाता है, ठीक है। द ब्रेन ऑफ द बेबी वुड ईदर बी डैमेज्ड और नॉट ग्रो प्रॉपरली। जो ब्रेन होगा या तो डैमेज हो सकता है या प्रॉपरली ग्रो नहीं हो सकते। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा आपको खुद समझ आएगा, ये ईजी लैंग्वेज है। द इंटेलेक्ट डेवलपमेंट में बी अरेस्टेड, द कंसिक्वेंसेज में बी डिवास्टेड टू सच एक्सटेंट दैट लेटर एनवायरमेंटल एनरिचमेंट प्रोग्राम्स फॉर द चाइल्ड में बी टोटली इफेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन दैट्स सब्सटेंस एब्यूज। अगर फॉर एग्जांपल मदर सब्सटेंस मतलब कोई भी ड्रग्स एब्यूज करेगा, ड्रग्स टेकन बाय द मदर्स कैन हैव ट्रेजिक इफेक्ट्स ऑन द अनबॉर्न बेबी। जो मतलब जो पेट में बच्चा होगा, ठीक है, उसमें इफेक्ट पड़ जाता है ड्यू टू ड्रग्स टेकन बाय द मदर्स। अल्कोहल एंड निकोटीन आर वेरी डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, ये आपको पता ही होगा। द अनबॉर्न बेबी में डेवलप फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, जो अनबॉर्न बेबी होगा, अगर कोई अल्कोहल लेगा, कोई मदर अल्कोहल लेती है, निकोटीन लेती है, जो अनबॉर्न बेबी होगा, जो मतलब बेबी होगा उसके पेट में, तो उसमें कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, विच अ कंडीशन ऑफ रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। इस जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है इसमें सिम्टम आता है, मतलब इसमें ये कंडीशन होती है, इसमें जो मेंटल ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है।
तो हो गए ना मेंटल मतलब इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है इस पे इन सिंपल वर्ड्स। द चिल्ड्रन ऑफ सच मदर्स में शो परमानेंट फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट्स बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। इफ द बेबी सफर्स फ्रॉम बर्थ कॉम्प्लिकेशंस सच एज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, ही में सफर परमानेंट ब्रेन डैमेज। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसकी वजह से उसका जो ब्रेन है उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। चाइल्ड में बॉर्न विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये था ये। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट मेंटल डिफिशिएंसीज। हम कैसे मतलब जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं या इंटेलिजेंस होते हैं उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस का। Bennett's most important contribution is not only the construction of intelligence test but allows the attempt to give quantitative measurement for टेस्टिंग इंटेलिजेंस। सो ही डिस्कवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। देखो इसने ये क्या बोला है, जो बेनेडिक्ट था ना उसने खाली कंस्ट्रक्शन नहीं दिया किसको, इंटेलिजेंस को, बल्कि उसने मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दिया है मतलब फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने किसका कॉन्सेप्ट दिया, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। According to Bennett, mental age MA डिनोट करता हूँ, ठीक है, ऑफ ए चाइल्ड कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप टू विच ही और शी साइकोलॉजिकल फंक्शन बिलोंग, ठीक है। मतलब हम कैसे एक इंडिविजुअल की मेंटल एज कैसे हम उसकी एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कैसे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ द एज ग्रुप, मतलब जितनी उसकी एज होगी उसकी उतना उसकी MA होगी, MA मतलब मेंटल एज, उतना ही उसकी CA भी होगी, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, जितनी उसकी एज होगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट्स इफ 10-year-old boy, ठीक है, परफॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल टास्क दैट आर नॉर्मल टू 10 years old, मतलब जो अगर एक 10-year-old बच्चा होगा वो ऐसे मतलब इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म करता है जो नॉर्मल होंगे टू द 10 year, जो उसके लिए नॉर्मल होंगे। हिज MA मतलब मेंटल एक्टिविटी या मेंटल एज, ठीक है, इज सेट टू बी 10 years, जो इसकी मेंटल एज होगी वो भी 10 years होगी एंड उसकी CA क्रोनोलॉजिकल एज भी वो भी 10 years होगी। आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। कैलकुलेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। इट्स द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ये हम मतलब ऐसी एक मतलब इंटेलिजेंस है जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, इन एन अकाउंट एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। इसको हम देखते हैं एक इंडिविजुअल की कितनी मेंटल एज है और उसकी कितनी क्रोनोलॉजिकल एज है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट IQ ना, ठीक है। A solution can in the form of intelligence quotient और IQ, मतलब हम कैसे एक इंडिविजुअल की मेंटल एज मेजर करेंगे, हम कैसे एक इंडिविजुअल की क्रोनोलॉजिकल एज करेंगे, कैसे करेंगे, एक सोल्यूशन आया दैट्स IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन। अच्छा ये फिर से ये जो पेज है ना ये फिर से आया है, ठीक है, इसको आप खुद ये कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे, हाँ यहाँ से है, the mental age is divided by chronological age and multiplied by 100 to get IQ। I को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं IQ is equal to mental age ऊपर लिखना है, उसकी chronological age into 100। अभी हमने बोला उसकी जो mental age है that's 10 divided by 10, ठीक है, तो इंटर करेंगे 100, ठीक है, 10 divided by 10। अगर chronological age है, अगर ये भी एज सेम है तो IQ क्या निकलेगा, IQ is equal to 100, ठीक है, तो उसका IQ 100 होगा। अब हम देखेंगे अभी जिसका IQ 100 होगा क्या वो मेंटली फिट होगा, क्या वो सुपीरियर होगा, इन्फीरियर होगा, ठीक है, या मतलब मेंटली डैमेज होगा, हम अभी देखेंगे उसका, ठीक। जो IQ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। IQ इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो IQ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब जिसका IQ इतना उसके मतलब जो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसका IQ पहला जो है जिसका IQ 130 एंड अबो होगा, 130 एंड अबो 130 होगा वो वेरी सुपीरियर होता है। IQ 120 टू 129 सुपीरियर होता है। IQ 110 टू 119 ब्राइट नॉर्मल होता है। उसके बाद नेक्स्ट IQ विद 85 टू 109 एवरेज,
ठीक है, उसकी मेंटल एक्टिविटी एवरेज होता है, उसका मेंटल एक्टिविटी 70 to 84, बॉर्डर लाइन, ठीक है, 55 to 69, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, जिसका IQ 55 याद रख लेना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 55 to 69 माइल्ड मेंटली रिटार्ड, जिसका 40 to 54 मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड, जिसका IQ 25 to 39 होगा सीवियरली मेंटली रिटार्ड, जिसका IQ बिलो 25 होगा दैट्स प्रोफाउंडली, मतलब उसका जो मेंटल एक्टिविटी है वो बंद हुए, वो फंक्शन नहीं कर रही है, जिसका IQ बिलो 25 होगा। ठीक है, तो ये था आज के इस लेक्चर में हमारे। ठीक है, हमने पढ़ा थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, उसके बाद कुछ और टर्म्स है कॉग्निटिव प्रोसेस में। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।